तो स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है स्टडी 91। तो जी हाँ, जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं अभी तक हमने कुछ लेक्चर्स आपके सामने रखे और आपने बहुत कुछ सीखा भी होगा। और आज हम एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट और टॉपिक का नाम क्या है? एज यू कैन सी हियर, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। दिस इज नॉट एग्रीमेंट, दिस इज कॉल्ड अग्रीमेंट। दोस्तों क्या होता है ना, प्रोनाउंसिएशन भी बहुत टेढ़ी खीर है अगर हम उसको समझें तो। आप लोग देखें, प्रोनाउंसिएशन का बहुत ज़्यादा अर्थ अगर हम इंडियन लैंग्वेज बोले तो उसमें नहीं है, लेकिन जब हम स्टैंडर्ड की बात करेंगे, से ब्रिटिश एक्सेंट की बात करें, अमेरिकन की बात करें, तो उसमें आपको कहीं ना कहीं प्रोनाउंसिएशन पे बहुत ध्यान देना होता है। सो दिस इज कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, नॉट एग्रीमेंट। तो अब ये होता क्या है, और देखिए जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, आप जो लोग बच्चे तैयारी कर रहे होंगे उनको पता होगा कि ये जो चैप्टर यहाँ पे लिखा है कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक एग्जाम के लिए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर कोई क्वेश्चंस बनते हैं तो वो इसी चैप्टर में से बनते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने मेंशन भी कर दिया, इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम में। और उसके बाद ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है, इसको हम लोग कैसे समझेंगे वो तो आगे हम लोग सीखेंगे। लेकिन इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है देखें, 50 से ज़्यादा रूल्स वाला चैप्टर बिना रूल के। जी हाँ दोस्तों, इसमें अगर मैंने एक बुक पढ़ी थी और उसमें लिखा हुआ था नियर अबाउट 80 to 85 90 रूल्स इन दिस चैप्टर ओनली। मतलब एक चैप्टर में 80-90 रूल्स अगर हैं तो सर ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स हैं, तो क्या हम 1000 रूल बैठ के रटेंगे, याद करेंगे? नहीं, ना तो हमारे पास इतना टाइम है, ना तो आपके पास इतना टाइम है। अरे बहुत सारे काम होते हैं भाई, कोई एक सब्जेक्ट थोड़ी पढ़ना है, इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, एक सब्जेक्ट हम पढ़ते नहीं रह जाएंगे। तो सभी को ध्यान देना है। लेकिन हाँ, जैसा मैंने बताया आपको कि आपको स्ट्रैटेजी के तहत चलना पड़ेगा। ये नहीं कि भाई बिना तैयारी के एग्जाम देने पहुंच गए। स्ट्रैटेजी क्या है, आपने कितनी तैयारी की, कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि तैयार करना है और कौन सा छोड़ना है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, तभी आप एग्जाम अच्छा कर पाओगे और क्वालिफाई कर पाओगे। तो चलो दोस्तों, बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। एक बार फिर से यहाँ पर लिखते हैं, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। ये देखिए भाई, यहां पे मैंने टॉपिक का नाम लिख दिया है। तो अब यहां पर ये सोचने वाली बात है बच्चों कि सब्जेक्ट का वर्ब के साथ अग्रीमेंट, कोई भी टॉपिक जो हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं, से वो नाउन हो, वर्ब हो, एडजेक्टिव हो, एडवर्ब हो, नरेशन हो, एक्टिव पैसिव जिसको हम लोग वॉइस बोलते हैं, वो हिंदी में भी होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंग्लिश में हो गया, हिंदी में भी होता है, हर एक लैंग्वेज में होता है। तो कहीं ना कहीं चीज़ों को अगर हम अपनी लैंग्वेज से समझ लें तो हमें इंग्लिश से डरने की ज़रूरत नहीं है। तो चलो हम लोग इसको हिंदी में समझते हैं, ये होता क्या है। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, सब्जेक्ट का वर्ब के साथ एक समझौता। अग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? समझौता है। ये कैसा समझौता होता होगा भाई? चलो देखते हैं क्या समझौता होता है। भाई ऐसा समझौता होता है कि कहता है कि जैसा सब्जेक्ट हो वैसे ही हमें वर्ब को प्लेस करना होता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए, ये मस्ट है। और ये जैसा कि मैंने बताया सिर्फ इंग्लिश में नहीं बल्कि हिंदी में भी होता है। तो चलो हिंदी में ये कैसा साउंड करता है, कैसा दिखता है, हम लोग जरा चेक करने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा कि सपोज द सेंटेंस इज, मैं यहाँ पर पढ़ने आते हैं। क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ? मैं यहाँ पर पढ़ने आते हैं, तुम लोग यहाँ पर बैठा हो, है ना? क्या ये हो सकता है? या हमने कह दिया बहुत सारे लोग यहाँ आ रहा हूं, क्या ये हो सकता है? नहीं हो सकता ना। यानी कि जैसा सब्जेक्ट है वैसे ही आपको लास्ट में वर्ब चुन के तय करके लिखनी होती है। तो मैं के साथ आप कहोगे सर मैं यहाँ पर बैठा हूं होगा, बैठा है नहीं होगा। रीजन क्या है कि जब भी मैं आएगा, सब्जेक्ट मैं आएगा, तो उसके अकॉर्डिंग क्या चला जाएगा? हूं चला जाएगा, है नहीं जाएगा। लेकिन जब एक से ज्यादा लोग हो जाएंगे कि सब लोग यहां पर बैठे हैं, वहां पर नहीं लगा सकते कि सब लोग यहां पर बैठा हूं, राइट? तो जैसा सब्जेक्ट वैसे ही वर्ब को हमने यूज किया, यही तो होता है मेरे दोस्तों, क्या? सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। अब ये हिंदी में कैसे साउंड करता है, कैसे दिखता है, इसको जरा हम लोग लिखते हैं यहां पर। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कहा, इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो कैसी वर्ब आनी चाहिए इसमें? सिंगुलर वर्ब विल बी यूज्ड, राइट?
इसमें तो कोई डाउट नहीं हुआ किसी को। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो गया तो वर्ब भी कैसे हो जाएगी? प्लूरल। और शायद आपको याद हो, मैंने पहले या दूसरे लेक्चर में बताया भी था कि वर्ब पहले से क्या होती है। अच्छा, नाउन पहले से क्या होता है? से अगर किसी बच्चे से पूछा जाए कि ये जो छत पे नाच रहा है, हम पंखे की बात करें, ये जो छत पे नाच रहा है इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, तो आप क्या बताओगे? जब उसको नहीं पता है कि ये नाउन क्या चीज़ है, ये कौन सी चीज़ है, तो आप क्या बताओगे उसको? फैंस बताओगे या फैन बताओगे? फैन बताओगे ना, सिंगुलर फॉर्म नाउन की। और उसका प्लूरल बनाया जाता है एस लगा के इन मोस्ट ऑफ द केसेस। हालांकि कुछ स्पेलिंग्स और भी चेंज हम लोग करते हैं, जैसे कि नाइफ का नाइफ्स हो जाता है, वो एक डिफरेंट चीज़ है, उसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे जब नाउन का पूरा टॉपिक पढ़ाएंगे, राइट। तो यहां पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जो कि बहुत ही मुश्किल टॉपिक है दोस्तों, आपको यहां पर इस जितना भी मिनट हम यहां पे लेक्चर देने वाले हैं उसमें आपको तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैंने यहां पर आपसे पूछा कि आपको क्या लगता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कैसी वर्ब जानी चाहिए, या वर्ब पहले से कैसी होती है। हमने बताया नाउन पहले से क्या होता है? सिंगुलर होता है। उसका प्लूरल कैसे बनाया था? एस लगा के। लेकिन वर्ब के साथ दोस्तों उल्टा होता है, वर्ब पहले से होती है प्लूरल और उसको सिंगुलर बनाया जाता है एस लगाकर। एग्जाम्पल के तौर पे आपने सुना होगा, एक रूल आपने पढ़ा होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट की अगर बात करें तो आपने देखा होगा कि अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है तो वर्ब में एस लगाते कि नहीं लगाते? जैसे एग्जाम्पल, ही गो और गोज टू स्कूल। देखिए भाई, ही गो और गोज टू स्कूल। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट ये कहता है कि जैसा सब्जेक्ट हो वैसी ही वर्ब हमें यूज करनी होती है। हियर द सब्जेक्ट इज, ही की बात करें तो ही कैसा सब्जेक्ट है भाई? सिंगुलर सब्जेक्ट है, राइट। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अच्छा, आगे अगर हम लोग वर्ब की बात करें तो यहां पर जो प्रेजेंट डेफिनेट कहता है कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब में एस लगा दो। तो वो नियम जो बनाया गया है, कायदा कानून जो बनाया गया, वो कहां से आया? वो यहीं से आया। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट उसकी नींव है, उसका बेसिक है, यहीं से ये नियम निकल के आया है। तो अब हमने क्या कहा कि यहां पर अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब भी होनी चाहिए, और आप यहां पे रूल के तहत लगाते हो गोज। इसका मतलब बच्चे ये सामने बात आ गई कि जो गोज लिखा है ये कैसी वर्ब होनी चाहिए? सिंगुलर वर्ब। अब देखो भाई, सेंटेंस क्या कहता है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट क्या कहता है कि जैसा सब्जेक्ट हो वैसी वर्ब को हमें रखना है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए। हमने यहां पर लगाया गोज, इसका मतलब वर्ब पहले से क्या होती है? प्लूरल होती है। अगर कोई बच्चा पूछे कि खाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्या बताएंगे आप लोग? ईट। जाने को गो, आने को कम। ये तो नहीं कहेंगे ना कि आने को कम्स बोलते हैं, जाने को गोज बोलते हैं, नहीं। जो वर्ब आप पहले से बता रहे हो वर्ब इनिशियली क्या होती है? प्लूरल होती है मेरे दोस्तों, और उसका सिंगुलर बनाया जाता है इन द सेम मैनर जैसे हम लोग नाउन का प्लूरल बनाते हैं वैसे वर्ब का सिंगुलर बनाते हैं एस लगाकर। तो यही वजह है कि हमने यहाँ पर क्या कहा? ही गोज टू स्कूल। और अगर हम लोग दे की बात करें, से दे लिखा हुआ यहाँ पर, दे गो और गोज टू स्कूल। तो अब हमारे पास सब्जेक्ट कैसा हो गया? प्लूरल हो गया भाई, प्लूरल सब्जेक्ट। और अगर ये प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी होगी? प्लूरल होगी। तो ये तो भैया कैसी वर्ब होती है? सिंगुलर होती है। वर्ब पहले से क्या होती है? प्लूरल होती है। इसलिए यहां पर हमने गो का यूज कर दिया, प्लूरल वर्ब आ जाएगी, गो यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट कहां से आया है? ये प्रेजेंट डेफिनेट वाला, ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से ही आया है कि जैसा सब्जेक्ट है वैसे ही हमें वर्ब का यूज करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलो इसको जल्दी से हम लोग रब करें और आगे बढ़ें। और ये चैप्टर का नाम हम लोग यहाँ पर लिखे रहने देंगे ताकि क्लियर होता रहे कि हम क्या चैप्टर यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो बने रहिएगा मेरे साथ ताकि आपको ये वाला चैप्टर जो बहुत परेशान करता था, अच्छा पता उन्हीं को होगा कि कौन सा टॉपिक सबसे ज़्यादा मुश्किल है या आसान है, कि जो पढ़ाई करते होंगे, जो मेरे व्यूअर जो पढ़ाई करते हैं
या बैंक और एसएससी के इंश्योरेंस एग्जाम की तैयारी करते हैं उनको पता होगा कि जब वो इस चैप्टर पे आते होंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अगर किसी बुक से पढ़ा होगा, तो उनको सबसे ज़्यादा परेशानी होती है इसको समझने में, क्योंकि इतने ज़्यादा रूल्स है, कभी कुछ हो जाता है, कभी इज लग जाता है, कभी आर लग जाता है, कभी हैज़ लग जाता है, कभी हैव लग जाता है, और ना जाने क्या क्या। लेकिन यहाँ पर हम आपको कन्फ्यूज़ नहीं करेंगे भाई नियम कायदे कानून लेके, हम आपको सीधा साधा फंडा बताएंगे, बहुत ही सरल। देखिए भाई, बने रहिए। तो अब आपने कहा और आपने देख भी लिया कि जहां पर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल। ये हम बार बार इसलिए कह रहे हैं बच्चों, क्योंकि जब हम किसी चीज को बार बार करेंगे या बार बार उसको पढ़ेंगे तो रिवाइज होता चलेगा, तो आप कभी जिंदगी में भूलोगे ही नहीं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है। से अगर एक से ज्यादा सब्जेक्ट की हम लोग बात करें, अभी तो हमने बात की एक सब्जेक्ट की, जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब। अगर एक से ज्यादा सब्जेक्ट हो जाए और हम यहां पर बात करने लगे ही की भी और शी की भी, और चलो यहां पर इज लगा दें, ही एंड शी इज ऑनेस्ट, तो क्या ये सही होगा? नहीं। रीजन क्या बच्चों? अगर यहां पे हम सिर्फ ही या शी की बात करते तो इज आ जाता, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब इज होती है, नहीं तो फिर आर लगाते हम लोग जो कि प्लूरल है। तो अब यहां पर क्योंकि हम बात दोनों की कर रहे हैं, जिसमें ही भी है और शी भी है, तो एक से ज्यादा लोग हो गए ना। जब एक से ज्यादा होता है तो वो क्या बनता है? प्लूरल हो जाता है। तो यही वजह है कि अगर दो सब्जेक्ट या दो से ज्यादा सब्जेक्ट हमारे पास कनेक्टेड है तो उनके साथ फिर हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। तो साथ में आप लोग नोट्स भी बनाते चले, लिखते भी चले कि इन केस ऑफ मोर देन वन सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट से ज्यादा केस में प्लूरल वर्ब विल बी यूज्ड। तो यहां पर प्लूरल वर्ब आएगी, यहां से इस काटेंगे और क्या लगा देंगे? आर लगा देंगे। ठीक है, तो ये बात सभी के समझ में आई। एक और इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं। अच्छा, यहां तक क्या मैंने कोई रूल बताया? बताओ बच्चों, मैंने यहां पर इस काट के आर लगा दिया, तो क्या इसका कोई रूल बताया? नहीं, एक छोटी सी बात इतनी सी बताई जो कि सबको पता है और हिंदी में भी हम लोग यूज करते हैं कि, क्योंकि हम लोग हिंदी में तो कोई रूल नहीं याद करते ना, स्वतः ही अपने आप नेचुरली मुंह से निकलने लगता है, क्या सही क्या गलत अपने आप बता देते हैं सुन के। इंग्लिश में ऐसा नहीं होता क्योंकि हम लोग इंग्लिश के हैबिचुअल नहीं, यूज टू नहीं है। लेकिन हाँ, जब हम कनेक्ट करेंगे इंग्लिश को, इंग्लिश लैंग्वेज को हिंदी लैंग्वेज से, अपनी मदर टंग से, तो हमें ये सारी चीजें आसान लगने लगेंगी। तो अब यहां पर देखें, नेक्स्ट सेंटेंस मैंने कहा ए टीचर एंड सिंगर has or have say arrived. A teacher and singer has have arrived. तो कुछ लोग इसमें कंफ्यूज्ड ये हो सकते हैं, सर आपने यहां पर एंड लगाया था, दो के बारे में बात हो रही थी इसलिए यहां पर हमने आर लगा दिया। तो अब इन द सेम मैनर सर हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पर टीचर की बात हो रही है, सिंगर की बात हो रही है, दो लोग हो गए, इसलिए यहाँ पे हैव लगा दो। नहीं बच्चे, अभी जरा ठहरो, क्योंकि पूरी नॉलेज, कहते हैं ना अधूरा ज्ञान बहुत ही खतरनाक होता है, कि आपने एक लाइन कहीं पढ़ ली कि दो सब्जेक्ट है एंड बीच में लगा हुआ है, इसका मतलब प्लूरल वर्ब आपको लगानी नहीं, गलती हो जाएगी बच्चे। तो पूरा कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही समझदारी से पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तभी आप सारे क्वेश्चन उसमें से रिलेटेड जितने भी है वो कर पाओगे। तो अब यहाँ पर देखिए, ए टीचर एंड सिंगर, आपको लग सकता है कि टीचर अलग है सिंगर अलग है, लेकिन यहां पर ऐसा भी तो हो सकता है, मान लो कि कोई अगर टीचर है तो वो एक अच्छा गायक भी हो सकता है, या कोई अगर टीचर है तो वो एक डांसर भी हो सकता है, या अगर कोई डांसर है तो वो अच्छा गायक भी हो सकता है, अगर कोई इंजीनियर है तो वो अच्छा से मोटिवेटर भी हो सकता है, लोगों को मोटिवेट करने वाला हो सकता है, राइट। तो ऐसा नहीं है कि अगर एक ही बंदा है तो उसका प्रोफेशन भी एक ही होगा। एक इंसान ना जाने क्या क्या काम एक साथ कर सकता है, तो उसके प्रोफेशंस भी अलग अलग हो सकते हैं। ये पता कैसे चलेगा कि जितने भी हम प्रोफेशंस की बात कर रहे हैं वो एक इंसान के लिए, एक आदमी के लिए है या एक से ज़्यादा के लिए? ये हमें बताएगा आर्टिकल। जी हाँ, तो अब यहाँ पर आर्टिकल हमने लगा रखा है, एक आर्टिकल है ना। अब एक आर्टिकल तो एक ही बंदे को बताएगा ना, एक से ज़्यादा तो नहीं बता सकता। अगर हमने यहाँ पर एक आर्टिकल का यूज़ किया है प्रोफेशन के आगे, यानी कि कोई डेजिग्नेशन है या कोई आपकी पोस्ट है और उसमें मैंने एक आर्टिकल लगा रखा है और इधर कोई डिफरेंट टाइप की पोस्ट का नाम दे दिया गया, इसका मतलब बंदा एक ही होगा और दोनों अलग अलग पोस्ट, मतलब एक ही बंदा दोनों पोस्ट होल्ड करता है। लेकिन क्योंकि पर्सन एक ही है इसलिए यहां पर इसको सिंगुलर माना जाएगा, इसलिए लगा देंगे हैज। यहां पर बच्चे हैव गलत हो जाएगा,
इतनी बात समझ में आई। अब इसमें जादू कर देते हैं थोड़ा सा। अब हम बात करें, अच्छा ये मैंने यहां पर ए के साथ एग्जांपल दिया, दा के साथ भी दे सकते हो कि दा टीचर एंड सिंगर एक पर्सन होगा। दो आर्टिकल लगा दो, जैसे हम मान लो ए दोनों जगह लगा दें, ए टीचर एंड ए सिंगर हैज और हैव अराइव्ड। देखिए, ए टीचर एंड ए सिंगर हैव अराइव्ड। अब क्या लगता है, देखो बच्चे, ए टीचर एक आर्टिकल लगाया, ए सिंगर एक और आर्टिकल लगा दिया, दो आर्टिकल, इसका मतलब दो लोग हैं यहां पर। और अगर दो लोग हैं तो अब यहां पर क्या आ जाएगा, हैव आ जाएगा। बताओ भाई, यहां तक किसी कोई डाउट है क्या? मैंने अभी तक कोई नियम कायदा कानून आपको बताया कि बच्चे इसको रट लो, ऐसा ही होता है, इसका कोई हमारे पास एक्सप्लेनेशन नहीं है, कोई लॉजिक हमारे पास नहीं? क्या मैंने अभी तक ये बताया कि ये विदाउट एनी लॉजिक है? क्योंकि रूल बेटा उसको कहते हैं कि जिसका एक्सप्लेनेशन ना मिले, यानी कि जिसका रीजन ना मिले। जैसे कि हमने कहा कि देखो ये ऐसा होता है, आपने कहा क्यों होता है, तो मैंने कहा होता है तो होता है, रट लो, तो ये क्या हो गया, ये नियम हो गया जिसका हमें पालन करना है। हमें पता नहीं कि ये कहाँ से आया, लेकिन यहाँ पर मैं आपको रूल्स नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स बता रहा हूँ कि जो आपको एक से भी कम मिनट में आपको समझ में आ जाएगा, राइट। और अब आप कहोगे सर चलिए ठीक है कॉन्सेप्ट है, लेकिन कॉन्सेप्ट भी तो सर हम लोग भूल सकते हैं। अरे भाई, जब आपने पढ़ा उसके बाद दो चार क्वेश्चंस लगाए, कमेंट बॉक्स में बताया समझ में आया कि नहीं, कनेक्ट हुए मुझसे, तभी तो मुझे पता चलेगा मेरी ऑडियंस कहाँ तक कितना सीख रही है और उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। सौरभ कर दें। अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। एक एक करके सिर्फ एग्जाम्पल लेंगे, कोई रूल नहीं लेंगे, सिर्फ एग्जाम्पल लेंगे बस। थोड़ा सा यहाँ पे पेन की इंक हम लोग चेंज करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एवरीबडी इज डूइंग दियर होमवर्क। देखिए भाई, एवरीबडी इज डूइंग दियर होमवर्क। एवरीवन, एवरीबडी, वन, ईच, एवरी, समवन, समबडी, इसमें बहुत ज़्यादा लोगों को दिक्कत आती है कि होते क्या है, ये सिंगुलर होते हैं या प्लूरल। अच्छा बताओ, अगर हम बात करें एवरीवन एवरीबडी की, जिसका मतलब हिंदी में होता है प्रत्येक। जैसे मैंने कहा कि मैंने बहुत सारे लोगों को अपनी शादी में बुलाया और प्रत्येक आ रहा है ना, या प्रत्येक आ रहे हैं, हिंदी में जो भी बोले, तो ऐसा लगता है भाई, क्योंकि बुलाया तो बहुत सारे लोगों को, तो इसका मतलब ऐसा लगता है कि ये भी प्लूरल होना चाहिए, एवरीवन या एवरीबडी। लेकिन जैसे मैंने बताया, हिंदी का सहारा लें यहाँ पर, हिंदी से घबराएं नहीं बिल्कुल, बल्कि प्राउड होके कहें कि हाँ हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी को प्रमोट करें। लेकिन जब बात इंग्लिश की आए, इंग्लिश बोलने की आए, सामने वाला आपसे दाएं दाएं क्वेश्चन पुटअप कर रहा है इंटरव्यू में इंग्लिश में, तो आप ये ना कहें कि सर आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड यू, आई एम नॉट एबल टू गेट यू, प्लीज स्पीक इन हिंदी। You can speak whatever the language you want to speak in, right? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब प्रैक्टिस से होता है ना। अब आप खुद ही सोचो कि हमने 10, 20 साल, 30 साल अगर सिर्फ हिंदी में बिताए हैं, सिर्फ हिंदी बोली है, तो हम अचानक से इंग्लिश कैसे सीख जाएंगे भाई? ये तो टाइम लगेगा ना, धीरे धीरे चीज़ों को अपने सबकॉन्शियस माइंड में लाना पड़ेगा, अपनी हैबिट बनाना पड़ेगा, तब जाके हो जाएगा। अपना दिमाग जानते हो बहुत पावरफुल होता है, आप इसको जिस चीज़ में लगाएंगे उस चीज़ में लग जाएगा, उसी चीज़ को स्ट्रांग बना देगा। तो भाई दिमाग को सही जगह लगाएंगे तो सही जगह बुद्धि चलेगी, अदरवाइज आपकी बुद्धि जो है भ्रष्ट हो जाएगी अगर गलत कामों में लगा दिया तो एवरीबडी, मैंने क्या कहा, एवरीवन एवरीबडी का मतलब होता है प्रत्येक, और प्रत्येक को हम लोग ज़्यादा संधि विच्छेद कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, प्रति प्लस एक, मतलब क्या हुआ, प्रत्येक क्या मतलब क्या हुआ, एक हुआ ना। तो एवरीवन एवरीबडी ईच यहाँ पे लिख देते भाई, और इसका ज़रा हम लोग इंक चेंज करते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखने जा रहे हैं यहाँ पर। चाहे एवरीवन है या एवरीबडी है या ईच है या वन है या
इसको हम लोग आइदर भी बोलते हैं और ईदर भी बोलते हैं। ईदर नीदर बोलते हैं अमेरिकन इंग्लिश में, और आइदर नाइदर बोलते हैं ब्रिटिश इंग्लिश में। एंड व्हाट वी फॉलो ब्रिटिश इंग्लिश, ठीक है, क्योंकि उसमें स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं। अमेरिकन में क्या है, वो दे डू नॉट नो द यूज ऑफ whom एक्चुअली, लेकिन हमको पता है कि कहां पर who लगेगा और कहां पर whom लगेगा। आइदर हो गया या नाइदर हो गया, या इवन इसमें someone somebody भी लिख सकते हैं, no one nobody भी लिख सकते हैं। someone somebody, no one nobody, आप नोट डाउन कर लो कहीं, someone हो गया, somebody हो गया, no one nobody हो गया। जब मेरी ऑडियंस मेरे साथ जुड़ने लगेगी और मुझे पता चलेगा कि हाँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मुझे सुन रहे हैं और ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं, तो मैं आपको इसका नोट्स भी प्रोवाइड करूँगा जिसमें सब कुछ लिखा होगा, बहुत ही आसान लफ्ज़ों में लिखा होगा, कोई भी मुश्किल ऐसा कोई रूल वाइज कुछ नहीं लिखा होगा, राइट। तो क्यों सिंगुलर होते हैं मैंने आपको बताया, सिर्फ इतना नहीं बताया कि ये सिंगुलर होते हैं, बेटा रट लो। क्यों सिंगुलर होते हैं, क्योंकि भाई एवरीवन एवरीबडी ईच का मतलब क्या होता है, एक, प्रति एक, राइट। तो जब प्रत्येक है वो बता ही रहा है कि एक है, तो आप उसको क्यों एक से ज्यादा कर रहे हो ना, इसलिए ये सारे के सारे होते हैं सिंगुलर। तो अब बहुत ही ध्यान से यहां पर देखिएगा, क्योंकि अगर ध्यान हटा तो दुर्घटना घट जाएगी, इसलिए एक एक मिनट एक एक सेकेंड इंपॉर्टेंट है, आपको मिस करके नहीं देखना है। अगर आप मिस करके देखोगे तो भाई कॉन्सेप्ट सारे हवाई हो जाएंगे, उड़ जाएंगे। तो यहां पर हम लोग बात कर रहे थे एवरीबडी इज द सब्जेक्ट हियर, कोई डाउट तो नहीं इसमें। जैसे ये सब्जेक्ट आया इसके अकॉर्डिंग हमें वर्ब लगानी है, मैंने कहा ये होता है सिंगुलर, इसलिए यहां पर आर की जगह अगर आर है, अगर वर होता तो वॉज लग जाता। हम किसी भी टेंस में बात कर सकते हैं, चाहे इसमें हैज हैव लगा दें, चाहे इसमें इज आर लगा दें, चाहे इसमें वॉज वर लगा दें, है ना। लेकिन आपको देखना पड़ेगा, टेंस कोई भी हो, देखना पड़ेगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब है या नहीं है, सिंगुलर और प्लूरल आपको देखना पड़ेगा। तो ये होता है सिंगुलर, इसलिए हमने यहां पर इज लगाया। यहां तक तो बिल्कुल सही चल रहा है भाई। डूइंग, यहां पर सेंस आ रहा है अपना होमवर्क, कि हर कोई अपना होमवर्क कर रहा है। ये जो अपना आया है ये किसके लिए आया है, इस सब्जेक्ट के लिए आया है। देखो भाई, हर कोई अपना या प्रत्येक अपना काम कर रहा है। अपना किसके लिए आया, हर कोई के लिए। हर कोई क्या था, सिंगुलर था, इसलिए तो यहां पे इज लगा है। जब यहां पर आपने इसको सिंगुलर बना दिया तो यहां पर प्लूरल नहीं बना सकते, क्योंकि दे, देम, दियर आता है एक से ज्यादा लोगों के लिए, एक से ज्यादा चीजों के लिए। तो भाई मिस्टेक कहां पर थी, यहां पर थी। दियर काटेंगे और यहां पर अब देखेंगे क्या लगा दे, दियर लगा दें, इट्स लगा दें, हिज लगा दें, हर लगा दें, माई लगा दें, योर लगा दें। अगर आई होता तो माई लग जाता, वी होता हर लग जाता, यू होता योर लग जाता। क्योंकि यहां पर एवरीवन एवरीबडी है, या ईच है, या आइदर है, नाइदर है, और हमें गिवन नहीं है कि यहां पर हम लड़के की बात कर रहे हैं, लड़की की बात कर रहे हैं, ये गिवन नहीं है। तो भाई कॉन्सेप्ट हमारा ये कहता है कि जब जेंडर अननोन हो और वो सारे लोगों को बताए, किसी भी नाउन या प्रोनाउन का अगर जेंडर अननोन है और वो उस कैटेगरी के जितने भी लोग हैं उन सबको बताए, एक इंसान को नहीं, सबको बताए, सबके लिए आया हो। जैसे मैंने कहा कि हर किसी को अपने माता पिता की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तो क्या मैंने ये एक बंदे के लिए बोला है, किसी एक को करनी चाहिए, या सबके लिए? सबके लिए बोला। जब सबके लिए बोला तो हमेशा मस्कुलिन जेंडर को प्रेफरेंस दी जाती है। मस्कुलिन जेंडर का मतलब क्या है यहाँ पर, भाई ऐसा मत सोचिएगा कि पुरुष प्रधान देश की हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग नहीं, हम लोग विमेन एम्पावरमेंट की बात करेंगे, क्योंकि भाई जो चीज़ें होती है वो होती है, उनको तो मानना ही पड़ेगा। तो अब यहाँ पर और कहाँ पे हम लोग विमेन एम्पावरमेंट दिखाएंगे वो भी हम लोग जब नाउन डिस्कस करेंगे ना तो बताएंगे आपको। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कि जो अभी तक हम लोग सोचते हैं कि चंदा जो मामा होते हैं ना, जिनको हम लोग मामा कहते हैं, वो एक्चुअली होती मामी हैं। ये नहीं पता होगा आपको ना, चंदा मामी होती हैं। चलो बताएंगे कैसे। तो एवरीबडी इज डूइंग, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हेज, यहाँ पे लिख देते हैं हेज होमवर्क। यहाँ पर हर क्यों नहीं आया, क्योंकि पर्सन है ना, पर्सन कोई भी हो सकता है। लेकिन मैंने क्या बताया, अगर वो पूरी कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है, जेंडर इज अननोन, तो ऑलवेज यूज मस्कुलिन जेंडर। और ये हर एक लैंग्वेज में, सिर्फ इंग्लिश में नहीं। आप सोचिए सर इंग्लिश में ऐसा होता है ना, हिंदी में भी होता है, हर एक लैंग्वेज में होता है। जैसे कि अगर हम ये बात करें, मान लो इंसान की बात करें, इंसान में मेल भी आता है और फीमेल भी आता है। और अगर हम इंसान का एग्जाम्पल लेके हिंदी में बोलते हैं कि तुम्हारी जगह, अगर से लड़की से हम बात कर रहे हैं,
तुम्हारी जगह अगर कोई और इंसान होती तो ये काम करती, ऐसे तो नहीं बोलते ना, क्या बोलते हैं, अगर तुम्हारी जगह कोई और इंसान होता तो ये काम करता, राइट। इसका मतलब जब हमने इंसान लिया तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट किया कि जैसे वो मस्कुलिन हो। समझ गए ना, इतनी बात समझ में आई सभी के? ठीक, तो इसको रफ कर दिया जाए और इससे रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस देखे जाएं। तो कुछ सेंटेंसेस हम आपके लिए लिख रहे हैं, आपको बताना है कि क्या क्या करेक्शन हो गए। देखते हैं कितने लोग करेक्शन सही बता सकते हैं। लिखा है पहला सेंटेंस, ईच ऑफ देम हैव द वर्कशीट। करेक्शन करें भाई, ईच ऑफ देम हैव द वर्कशीट। क्या लगता है आपको, क्या आएगा? हैज या हैव? देम से कोई मतलब है नहीं, यहाँ का सब्जेक्ट क्या है? ईच। मैंने क्या बताया था? ईच हो गया, एवरी हो गया, इधर हो गया, नीदर हो गया, ऑलवेज सिंगुलर। तो ये जो वर्ब यहाँ पर आएगी इसके अकॉर्डिंग आएगी, इसका मतलब यहाँ पर क्या सही हो जाएगा भाई? यहाँ पर हैज सही हो जाएगा, हैव गलत हो जाएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ईच। क्लियर हो रहा है ना? अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें जरा। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है नीदर और नाइदर ऑफ द गर्ल्स have done his से असाइनमेंट। देखिए आपके लिए मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिख दिया है, अब मुझे बताओ कि इसमें करेक्शन क्या नीडेड है। नीदर ऑफ द गर्ल्स हैव डन हिज असाइनमेंट। अब बहुत ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे दिमाग लगाओ भाई, दिमाग से बड़ा कोई चीज़ नहीं है, रूल नहीं, दिमाग लगाओ। बात हो रही यहाँ पर गर्ल्स में से कोई नहीं। नीदर, ईदर या आइदर, नाइदर का यूज़ तब करते हैं जब यहाँ पे हम दो की एक की बात करते हैं, दो में से एक की बात करते हैं। भले यहाँ पर गिवन हो या ना लिखा हो, टू लिखा हो चाहे ना लिखा हो, जैसे ही आपने आइदर नाइदर लिखा हुआ देख लिया, इसका मतलब समझ जाना चाहिए कि दो गर्ल्स की में से एक की बात हो रही, राइट। उनमें से कोई भी नहीं। अच्छा, नाइदर यहाँ पे सब्जेक्ट है, गर्ल्स से कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ पे प्रीपोजिशन से कनेक्टेड है ना, तो ये सब्जेक्ट नहीं है। क्या है? उनमें से किसी एक की बात हो रही ना, तो ये सब्जेक्ट हो गया। ये क्योंकि सिंगुलर था इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? हैज आएगा, यहाँ पर हो गया हैज। अब आगे देखे भाई, हैज डन हिज आ गया, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हिज आ गया, जबकि ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन है। अच्छा, यहाँ पर मेंशन नहीं था, ईच ऑफ देम कोई भी हो सकता है ना, लेकिन यहाँ पर बच्चे यहाँ पे मेंशन कर दिया हमने, गर्ल्स की बात हो रही। जब भैया गर्ल्स की बात हो रही तो यहाँ पर काहे बात का हिज क्या लगाओगे? हर असाइनमेंट। क्लियर है? दियर नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे बात गर्ल्स की नहीं हो रही बल्कि नाइदर की हो रही है, उनमें से कोई भी नहीं या उनमें से कोई एक की अगर बात करें तब हम यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग ही वर्ब को या हर एक चीज़ को, अगर प्रोनाउन है तो उसको भी प्लेस करेंगे इसके अकॉर्डिंग। तो उम्मीद है बच्चों यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अच्छा, एक और मज़ेदार सेंटेंस जो बनता है उसको भी दिखाते हैं, बताना। वन ऑफ द बॉयज, चलो यहाँ पे बॉय लिखते हैं, से वन ऑफ द बॉय इज माई फ्रेंड। वन ऑफ द बॉय इज माई फ्रेंड। अब आप, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस सेंटेंस में क्या कमी है, क्या गलती है, तो क्या बताओगे? पहले हमने हर एक चीज को चेक करेंगे भाई, यहां से पढ़ना चालू करेंगे। इंग्लिश है ना, इंग्लिश हिंदी हो तो यहाँ से लिखना पढ़ना चालू करते हैं, उर्दू अरबी होती तो यहाँ से चालू करते हैं। तो कहाँ चालू करेंगे? इधर से चालू करेंगे। पढ़ते हुए देखेंगे एक एक वर्ड सही तरीके से आया है या नहीं आया, और जो उसके अकॉर्डिंग गलत हो गया उसमें एरर हो जाएगा। यहाँ से हमने पढ़ा वन ऑफ द बॉय, वन किसमें? बॉय। अच्छा ये बताओ, जब कभी भी हम लोग एक की बात करते हैं,
वन ऑफ द आर्टिकल्स या वन ऑफ द बॉयज। जब हम एक की बात करेंगे तो आगे जो भी ऑप्शन है वो एक से ज्यादा होने चाहिए। अच्छा, इसमें नियम क्या लिखा होता है, रूल क्या देता है? रूल ये कहता है कि वन ऑफ के बाद आने वाला जो भी नाउन होता है वो प्लूरल होता है। ये उसने नियम लिख दिया। अरे भाई ये भी तो बताओ क्यों होता है? क्या इसको हमें रटने की जरूरत पड़ेगी कि जब हम किसी चीज में से एक की बात कर रहे हैं, सो देयर मस्ट बी मोर देन वन अवेलेबल। एक से ज्यादा अवेलेबल होंगे तभी तो एक पिक करेंगे। मैंने कहा कि एक बास्केट है, मैंने कहा इसमें से एक पिक कर लो कोई। ये तो तब कहेंगे ना जब एक से ज्यादा अवेलेबल होंगे। एक ही है तो कहते हैं इसी को पिक कर दो, ये थोड़ी बोलेंगे इनमें से एक पिक कर लो। क्या सीधे कहेंगे भैया ये बॉल रखी है इसको पिक कर लो। जब इनमें से एक की हम लोग बात करेंगे तो हमेशा यहां पे प्लूरल वर्ड का यूज किया जाएगा। तो वन ऑफ द बॉय नहीं होगा बल्कि वन ऑफ द बॉयज हो जाएगा। वन ऑफ द बॉयज हो जाएगा। अब बॉयज के अकॉर्डिंग यहां पे वर्ब नहीं जाएगी बल्कि किसके अकॉर्डिंग जाएगी? वन के अकॉर्डिंग। वन ऑफ द बॉयज इज माई फ्रेंड। करेक्शन क्या था? वर्ब हमारी सही लगी हुई है, बॉय की जगह पे बॉयज हो जाएगा। तो बताएं यहां तक बातें क्लियर हैं? क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो रॉकेट साइंस में पढ़ा रहा हूँ, पहली बार पढ़ा रहा हूँ या पहली बार आप समझ रहे हो पढ़ रहे हो। पढ़ा पहले से है, आपको कुछ नया नहीं करना। मैंने पहले बार बार बताया आपको कुछ नया नहीं करना, नए तरीके से करना, बस तरीका बदलना है, बाकी सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो उम्मीद है बच्चों यहां तक सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ देखिए, है तो ये भी रूल, लेकिन कोई भी रूल बताने नहीं वाले हम। देखिए मैंने कहा बाइंग वेजिटेबल्स इज आर नॉट easy for the poor farmer. Buying vegetables is are not easy for the poor farmer. Here your sentence is there. अब यहां पर बताना है कि एरर क्या है, या आपको लगता है कि यहां पर इज आएगा या आर आएगा, इसमें से डिसाइड करना है, ये आपको बताना है। चलो भाई दिमाग लगाओ। कई लोग कहेंगे, अच्छा देखो मिस कॉन्सेप्ट क्या होता है लोगों के दिमाग में कि सर सेंटेंस की शुरुआत होती है सब्जेक्ट से, है ना, सब्जेक्ट कहीं और नहीं हो सकता, जबकि हकीकत तो ये है कि सब्जेक्ट सेंटेंस में अंत में भी हो सकता है, लास्ट में भी लिखा हो सकता है। ये पहचानना आपका काम, और बहुत आसान है पहचानना। जिसके ऊपर पूरा फोकस होता है, यानी कि जिसके ऊपर एक्शन हो रहा है ना, पूरा फोकस जिसके ऊपर, राइट। अब एक्चुअली जब किसी के ऊपर एक्शन होता है तो वो पैसिव में बन जाता है। अदरवाइज आप ये कह सकते हो कि जब कोई काम करता है ना, काम करता है, एक्शन को जो परफॉर्म करता है या जिसके बारे में बात हो रही होती है, वही तो सब्जेक्ट होता है। मेन फोकस आपको देखना किसके ऊपर है। तो कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि वर्ब जो नियरेस्ट होता है वर्ड उसके अकॉर्डिंग आती है। तो कई लोग ये सोचेंगे सर यहाँ पे वेजिटेबल्स जो लिखा हुआ है, ये वेजिटेबल्स, ये सर है प्लूरल वर्ड है ये वेजिटेबल्स, क्योंकि एस भी लगा हुआ है इसमें लास्ट में, देखें, तभी तो हम लोग बोलते हैं फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। तो ये जो वर्ड है ये है भैया प्लूरल के साथ आर जाना चाहिए था, लेकिन यहां पर आर नहीं जाएगा क्योंकि दिस इज नॉट द सब्जेक्ट हियर। यू विल हैव टू प्लेस द वर्ब अकॉर्डिंग टू द गिवन सब्जेक्ट। सो हियर द सब्जेक्ट इज नन अदर देन बाइंग। अब आपके दिमाग में एक कंफ्यूजन बहुत बड़ा बैठा होगा कि सर आपने बताया था या हमने भी पढ़ा है कि वर्ब कभी भी सब्जेक्ट नहीं हो सकती। देखो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहां लिखते हैं, सब्जेक्ट हो चाहे ऑब्जेक्ट हो, या तो नाउन होंगे या प्रोनाउन होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, किसी भी सेंटेंस में, हिंदी में, इंग्लिश में, फ्रेंच में, गुजराती, मराठी में, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो होंगे वो या तो नाउन होंगे या प्रोनाउन होंगे। तो अब हमने कहा कि यहां पर बाइंग सब्जेक्ट है, ये हो गया सब्जेक्ट हमारा बाइंग। आपको लग रहा है कि सर इसमें तो आईएनजी लगा हुआ है, तो ये तो सब्जेक्ट हो नहीं सकता, क्योंकि आपने तो कहा भी कि भाई सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा।
प्रोनाउन तो ये हो नहीं सकता, बचा नाउन। सर नाउन जैसा हमको नहीं दिख रहा, ये हमें वर्ब लग रहा है क्योंकि इसमें आईएनजी लगा हुआ है। नहीं बच्चे, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वर्ब को भी नाउन बनाया जाता है, वर्ब को भी नाउन बनाया जाता है, क्या लगाकर? आईएनजी लगाकर। तो एक बड़ा सवाल कि सर आपने तो बता दिया, हमने समझ लिया, लेकिन हमको समझ में कैसे आएगा कि कहाँ पर ये वर्ब है, कहाँ पे नाउन है? अरे भाई सीधी सी बात है, अगर एक्शन को शो करे, जैसे आई एम बाइंग वेजिटेबल्स, आई एम बाइंग हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, इसका मतलब यहां पर बाइंग क्या है? मेन वर्ब है। लेकिन यहां पर जब मैंने कहा कि बाइंग वेजिटेबल्स इज आर नॉट इजी फॉर द पुअर फार्मर, कुछ नहीं करना बच्चों, कुछ नहीं करना, आपको सीधा सीधा ट्रांसलेशन करना है और देखना है कि लास्ट में क्या आएगा, है आएगा या है आएगा। जैसे अमिताभ बच्चन मुझे याद आ गए, तो है आएगा या है आएगा, ये आपको चेक करना पड़ेगा यहां पर। चलो चेक करते भाई, बहुत सरल सा। वेजिटेबल्स को खरीदना, वेजिटेबल्स को खरीदना, खरीदने की बात हो रही, वेजिटेबल्स की बात नहीं हो रही कि वेजिटेबल्स अच्छे हैं, बुरे हैं, खराब है, कड़वे हैं, मीठे हैं, नहीं। वेजिटेबल्स को खरीदना किसके लिए? उस पुअर, किसी पुअर फार्मर के लिए। वेजिटेबल्स को खरीदना पुअर फार्मर के लिए आसान नहीं। वर्ब क्या है लास्ट में? है या है? क्या है भाई? सब्जियां खरीदना फार्मर के लिए आसान नहीं है, खरीदना आसान नहीं है। खरीदना आसान नहीं है नहीं बोलेंगे, उनको खरीदने की बात हो रही। तो फोकस हमारा किसके ऊपर जा रहा है? जिसके ऊपर फोकस जाता है वही सब्जेक्ट होता बच्चों। तो यहां पर फोकस जा रहा है खरीदने के ऊपर, और क्योंकि ये सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट किस फॉर्म में है? ये है नाउन के फॉर्म में। और जब वर्ब से बना है, तो जब वर्ब से नाउन बनता है तो उसको क्या बोलते हैं? यहां पे लिख देते हैं अलग इंक से बड़ा बड़ा, उसको बोलते बच्चों जेरंड। क्या बोलते हैं उसको? जेरंड। देखो भाई, पूरी कैलकुलेशन मैंने यहां बना दी। यहां पर बाइंग जो कि वर्ब नहीं है, एक नाउन है। नाउन कैसे बना? वर्ब में एंज लगाया तो ये बन गया जेरंड। और जेरंड हमेशा सिंगुलर होता है, कभी प्लूरल हो ही नहीं सकता। जैसे स्विमिंग इज नॉट इजी, हम ये थोड़ी कहते हैं स्विमिंग आर नॉट इजी, स्विमिंग इज नॉट इजी। स्विम है वर्ब, आईएनजी लगाया तो क्या बन गया? नाउन बन गया। उस नाउन को क्या बोलेंगे? जेरंड बोलेंगे। इसलिए हमने बता दिया कि यहाँ पे जेरंड क्या है? जेरंड अगर है ये तो क्या होता है? सिंगुलर होता है। तो आप पॉइंट नोट डाउन कर सकते हो, ए जेरंड इज ऑलवेज सिंगुलर। और ये भी याद करने की ज़रूरत नहीं है बेटा, मैं कोई नियम नहीं बताने जा रहा हूँ यहाँ पर कि जेरंड सिंगुलर होता है, बल्कि आप खुद यहाँ पर देख रहे हो कि बात अगर खरीदने की हो रही है, क्योंकि इस तरीके से समझने के लिए आपको बहुत दिमाग लगाने की ज़रूरत है। अगर आप रटोगे तो गलतियाँ होंगी, नहीं रटोगे, समझोगे, हर एक चीज़ में लॉजिक लगाओ ना भाई। ईश्वर ने आपको दिमाग दिया है, सोचने समझने की ताकत दी है, तो लगाओ दिमाग। तो वेजिटेबल्स को खरीदने की बात हो रही है, हमने यहाँ पे वर्ब चेक किया लास्ट में, तो वर्ब क्या आई कि वेजिटेबल्स को खरीदना उस पुअर फार्मर के लिए आसान नहीं है। लास्ट में अगर है आया, है बताता है सिंगुलर को, है बताता है प्लूरल को, इसलिए यहां पर क्या लग गया? इज लग गया, और गलत हो गया। बाइंग वेजिटेबल्स इज नॉट इजी फॉर द पुअर फार्मर। क्लियर है बच्चों? ये सेंटेंस समझ में आया? चलो देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। तो अभी मैंने बात की आपसे कि जेरंड आपको पहचानना पड़ेगा। आसान तरीका क्या है पहचानने का? चलो आपके समझने के लिए हम यहां पर 3 सेंटेंस लिखेंगे बच्चों। 3 सेंटेंस हम यहां पे लिखेंगे आपके समझने के लिए। पहला लिखा, ही इज सिंगिंग। बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं, ऐसा नहीं मैं, क्योंकि होता क्या आमतौर पर टीचर्स जब पढ़ाते हैं तो टीचर्स को लगता है क्योंकि मुझे आता है तो सामने जो बच्चा बैठा है उसको भी इतना तो आता ही हो गया, बच्चों वाली चीज़ें हैं। लेकिन हम पढ़ा भी तो बच्चों ही क्यों रहे हैं? हम सोचते हैं तो बच्चों वाली चीज़ें किसी को भी आती होंगी, लेकिन हम पढ़ा भी तो बच्चों को ही रहे हैं जिनको नहीं आती, तभी तो वो सीखने आ रहे हैं। तो हम पहले से एज्यूम नहीं करेंगे कि आपको आता होगा इतना सारी चीज़ें, तो ये बहुत बेसिक चीज़ें आता होगा। नहीं, बेसिक ही नहीं आता तभी इंग्लिश में इतने ज़्यादा दिक्कत होती। बेसिक आता तो इंग्लिश में दिक्कत ना होती। तो ही इज सिंगिंग, पहला सेंटेंस में लिखा। दूसरा लिखा, सिंगिंग इज डिफिकल्ट। सिंगिंग इज डिफिकल्ट। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा, आई लाइक
सिंगिंग, आई लाइक सिंगिंग। 3 सेंटेंसेस मैंने यहां पे लिख दिए हैं। तीनों में मैंने जो सिंगिंग वर्ड का यूज किया है, देखिए यहां पर भी सिंगिंग, राइट, यहां पर भी सिंगिंग, यहां पर भी सिंगिंग। ये बाबा बोले तो हर जगह सिंगिंग रहने का, बाबूराव का स्टाइल। खैर, बाबूराव से बाहर आ जाते हैं। तो अब यहां पर हर जगह मैंने सिंगिंग लिख दिया। अब मुझे आपको बताना है कि कहां पर सिंगिंग का क्या रोल है, मतलब कि वर्ब कहां पर है, जेरंड कहां पर है, कैसे ऑब्जेक्ट की तरह आ रहा है, कौन सा सिंगिंग सब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट है। चलो चेक करते हैं। पहला लिखा हुआ यहां पे ही इज सिंगिंग, सब्जेक्ट ये हो गया, सब्जेक्ट, नो डाउट अबाउट दैट। इज क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। हेल्पिंग वर्ब भैया किसको चाहिए होती है, नाम ही तो पता है, इसका नाम क्या है, हेल्पिंग वर्ब, जो हेल्प करे वर्ब को। तो इसका मतलब ये हो गया मेन वर्ब, इसको हेल्प करती हुई, राइट। तो यहां पर जो सिंगिंग है वो क्या है, मेन वर्ब, लिख दिया वर्ब। दूसरे में चेक करते हैं भाई, सिंगिंग इज डिफिकल्ट। क्या चीज डिफिकल्ट है, बात किसके विषय में हो रही, सिंगिंग के बारे में, यानी कि हमने इसको सब्जेक्ट बना दिया, सब्जेक्ट की तरीके से यूज किया। अगर सब्जेक्ट बना दिया तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होते क्या है, या तो नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, प्रोनाउन जैसा दिखता नहीं, ही शी इट दे है नहीं, तो बचा क्या, नाउन बचा। तो ये है नाउन, ये है नाउन और वर्ब से बना है, तो उसको क्या बोलेंगे, यहां लिखते हैं जेरंड। और यहां पे जो जेरंड यूज हुआ है वो एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ है, सब्जेक्ट, राइट। जेरंड है, सब्जेक्ट है, देखो इसीलिए तो हमने यहाँ पे इज लगाया है। यहां पर इज किसके लिए लगा, ही के लिए। यहां पर इज किसके लिए आया, सिंगिंग के लिए, क्योंकि हमने उसको सब्जेक्ट बना दिया। अब देखें अगला क्या है, आई लाइक सिंगिंग, ये हो गया सब्जेक्ट, लाइक हो गया वर्ब। अब क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्ट। बहुत आसान है देखो भाई, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया, अब क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्ट आना चाहिए। ऑब्जेक्ट भी क्या होगा, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। प्रोनाउन जैसा हमें दिखता नहीं, तो बचा क्या, नाउन है। ये भी एक नाउन है जो कि वर्ब से बना है, इसलिए आईएनजी लगा बना ना, सिंग से। सिंग एक वर्ब है, उसमें आईएनजी लगाया तो बन गया क्या, जेरंड, जेरंड बन गया। और ये कैसे आया है, ऑब्जेक्ट की तरीके से आया है। और आपको मजेदार बात तो ये बताना चाहेंगे कि वर्ब से सिर्फ नाउन नहीं, वर्ब से एडजेक्टिव भी बनता है। एक और सेंटेंस लिख के दिखाते हैं आपको, यहां जरा पे ये रब कर देते हैं। यहां बच्चों देखते हैं, चौथा सेंटेंस अगर हम लोग यहां पर लिखें, बहुत ध्यान समझना। आई बॉट, मैंने खरीदा, आई बॉट ए सिंगिंग डॉल, आई बॉट ए सिंगिंग डॉल। पहले तो आप लोग जिनको परेशानी होती है स्पोकन लैंग्वेज में, कम्युनिकेशन में, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मुझे बताएंगे, क्योंकि कम्युनिकेशन भी हम लोग चला सकते हैं, स्पोकन भी तैयारी करा सकते हैं, बहुत ईजी है। क्योंकि आमतौर पे जो हम लोग, देखो आपको कि सर बहुत ज़्यादा यूट्यूब चैनल्स अवेलेबल हैं सर, इतने ज़्यादा कोर्सेज हैं, तब भी हम सीख नहीं पा रहे हैं। पता की बात तो सर ये है कि जब हम किसी को बोलता और सुनते हैं इंग्लिश में, बड़े बड़े लोगों को, मैं यहाँ पर नाम नहीं लूँगा, बहुत ज़्यादा लोग फेमस हो चुके हैं इस एरिया में, मैं जब सर उनको सुनता हूं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जैसे मैं पता नहीं कहाँ आ गया हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है सुनने में। लेकिन जब मैं खुद ट्राई करता हूं सर, वही सारी चीज़ें, इतने नियम कायदे कानून जो बातें होती, जब मैं खुद ट्राई करता हूं तो सर कुछ भी समझ में नहीं आता, कहाँ से शुरू करें। तो कहाँ से शुरू करना ये बताएंगे, ठीक है। क्योंकि बोलने के लिए क्या ज़रूरी है बताओ, नियम कायदे कानून, टेंसेस नहीं, बोलने के लिए बोलना ज़रूरी है। जब तक आप नहीं बोलोगे तब तक सीख नहीं पाओगे। लेकिन बोलने के लिए भी अगर किसी को पता ही नहीं सर शुरुआत कहाँ से करें, एक अक्षर भी अगर हम बोल दें, एक वर्ड भी बोल दें, तो सर मेरे मुंह से इंग्लिश में गलत ही निकलता है। तो ऐसे लोग जरूर मुझसे मिले। तो आई बॉट सिंगिंग डॉल। अब यहां पर देखें कि आई हो गया सब्जेक्ट, बॉट हो गया वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ए हो गया आर्टिकल, डॉल हो गया नाउन, नो डाउट अबाउट दैट कि ये हो गया डॉल, यहां पर क्या है, नाउन। किसी को डाउट तो नहीं इसमें, मैंने बताया था पॉसेसिव केस में जो चीज लिख सकते हो, मेरा, तुम्हारा, इसका, उसका, हो सकता है, वही नाउन होता है। हर एक चीज कनेक्टेड है भाई, ऐसा नहीं कि एक एक टॉपिक अलग है सबसे, कहीं ना कहीं उसका टेस्ट हर जगह मिलता रहेगा। नाउन का आर्टिकल में, आर्टिकल का नाउन में, नाउन में उसके साथ सब्जेक्ट, उसके बाद कहीं सब्जेक्ट बन जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट बन जाएगा, कहीं वर्ब आ जाएगा उसके अकॉर्डिंग, सारी चीजें कनेक्टेड है इंग्लिश में। अब यहां पे डॉल हो गया नाउन, और कैसी डॉल है ये भाई, सिंगिंग डॉल। मतलब ये जो सिंगिंग वर्ड है, इस डॉल के बारे में खासियत बता रहा है, कोई भी इंफॉर्मेशन या डिटेल्स बता रहा है। ऐसे वर्ड जो कि नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ भी बता दे, कोई भी नॉलेज दे दे, कोई भी इंफॉर्मेशन दे दे, कोई भी डिटेल्स दे दे, तो बन जाता है क्या,
एडजेक्टिव। तो बच्चे यहां पर सिंगिंग क्या बन गया? एडजेक्टिव बन गया। और जो वर्ब से हम लोग एडजेक्टिव बनाते हैं आईएनजी लगाकर या थर्ड फॉर्म लगाकर, थर्ड फॉर्म से बनता है, तो वही चीज कहलाती है पार्टिसिपल। नाम सुना होगा ना आपने, पार्टिसिपल यही होता है बच्चों, जब वर्ब एडजेक्टिव का काम करता है तो उसको क्या बोलते हैं? पार्टिसिपल। कितने टाइप के होते हैं? प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट। फ्यूचर नहीं, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट। वो क्या होते हैं? जब हम लोग वर्ब पढ़ाएंगे, स्पेशली नॉन फाइनाइट वर्ब, इनफाइनाइट नहीं, नॉन फाइनाइट वर्ब्स, तो उसमें डिस्कस करेंगे क्या होता है ज्यूरेंट। फिर से एक बार, क्या होता है ज्यूरेंट, क्या होता है इन्फिनेटिव और क्या होता है पार्टिसिपल। इसको रब कर दें, यहां तक क्लियर हो गया होगा मे बी। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं इसी टाइप का। अगर मैंने लिखा नोइंग राजू या बाबा राजू श्याम, एक्चुअली बाबूराव मेरे अंदर आ जाता है अचानक से। रीज़न पता है क्या? क्योंकि मैं उनको पसंद करता हूँ काफ़ी, मेरी फेवरेट एक्टर्स में से एक हैं बाबूराव, परेश रावल जी, इसलिए मेरी आदत भी है मिमिक्री करने की। खैर कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि इंग्लिश इज़ अ वेरी बोरिंग सब्जेक्ट, है कि नहीं? मानते हो ना? है। इसमें समझना, आंखें गड़ाए रहना, क्वेश्चन सॉल्व करना, सर दर्द होने लगता है, मन ही नहीं करता है बिल्कुल। तो भाई जब हम ऐसा बोरिंग सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं तो हमें कुछ ना कुछ तो इंटरेस्ट लेके आना पड़ेगा, तभी तो लोग, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि आप सीधे सीधे पढ़ाई नहीं कर सकते कि आपसे बोला गया 1-2 घंटे बैठ के पढ़ाई कर लो, नहीं, पढ़ाई भी करनी है, लेकिन हाँ हंसते हंसते पढ़ाई करनी है, ताकि आपको पता ही नहीं चले कि आपने कब खेल खेल में सारी चीज़ें समझ ली और सीख ली। नोइंग राजू श्याम एंड से मोहन, knowing Raju, Shyam and Mohan was not possible for me। देखिए भाई, knowing Raju, Shyam and Mohan was not possible for me, ये है हम आपका सेंटेंस। तो आप सोच रहे हो कि सर यहाँ पे हमें चेक करना क्या, वॉज सही है गलत है, कहीं वर्ड तो नहीं आ जाएगा। लोगों ने कहा सर यहाँ पे तो राजू की बात हो रही है, श्याम की बात हो रही है, मोहन की भी बात हो रही है, इतने सारे लोगों की बात हो रही है। तो जब इतने एक से ज़्यादा लोग हैं, सर आप ही ने बताया था एक से ज़्यादा लोग होते हैं तो प्लूरल वर्ब को यूज़ करते हैं। अरे भाई यहाँ पर आपको भले ही लग सकता है कि एक से ज़्यादा लोग हैं, लेकिन ये भी तो चेक करो ये क्या लिखा है आगे। सिर्फ अगर सेंटेंस इतना सा होता है कि राजू श्याम एंड मोहन आर कमिंग या इज कमिंग तो आर आ जाता, लेकिन उनको जानने की बात हो रही, जानने पहचानने की बात हो रही है कि राजू श्याम और मोहन को जानना मेरे लिए संभव नहीं था। राजू श्याम और मोहन को समझना, उनको जानना मेरे लिए संभव नहीं था आ रहा है लास्ट में। देखो भाई था आ रहा है, अगर थे आता तो प्लूरल होता, था या थी आ रहा है तो सिंगुलर हो गया, अगर थे या थी आ जाता तो प्लूरल हो जाता। बहुत ही आसान है। अगर हूं आता तो एम हो जाता, है आता तो आर हो जाता, है आता तो इज हो जाता। हाँ, तो अब नोइंग के अकॉर्डिंग यहां पर वॉज बिल्कुल सही है, इसका मतलब इसमें कोई भी एरर नहीं था। द सेंटेंस इज एब्सोल्युटली फाइन। यहां तक क्लियर है बच्चों? ठीक है भाई, इसको एक बार फिर से रब करते हैं। अब आपको एक विचित्र, अभी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कंप्लीट नहीं हुआ बच्चों, अभी इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स और बाकी हैं। लेकिन आप मुझे ये बताएं, क्या आपको कहीं लगा कि अभी तक मैंने कोई भी ऐसा नियम कायदा कानून आपको बताया कि जो आपके समझ में नहीं आया, रटने वाली बात थी? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि मैंने कोई रटने वाली चीज़ बताई। सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हैं, कॉन्सेप्चुअल बताया है, लॉजिकली बताया है कि सारी चीज़ें अगर होती हैं तो क्यों होती है। इवन आपको ये भी बता दिया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है तो वर्ब में एस क्यों लगाया जाता है, आपको हमने ये भी बता दिया। और इवन हम आपको ये भी बता सकते हैं कि सर आई, ये जो होता है मैं, सर ये कभी सिंगुलर कभी प्लूरल की तरह बिहेव क्यों करता है, इसका भी आंसर है। देखो भाई, अगर पूछा जाए कि आई के साथ क्या लगेगा, हैव या हैज, सॉरी हैव या हैज,
तो आप कहोगे सर हैव लगेगा। फिर मैं पूछूंगा आई के साथ क्या लगेगा, वॉज या वर, तो आप कहोगे सर वॉज लगेगा। अच्छा आपने एक चीज देखी, अच्छा आई के साथ गो लगेगा या गोज लगेगा, आप कहोगे सर गो लगेगा, गोज नहीं लगेगा। आई होता पहले से सिंगुलर है, इसका प्लूरल नंबर क्या होता है, वी होता है, वी हो गया इसका प्लूरल। लेकिन उसके बावजूद भी देखो वी के साथ तो हमेशा हैव लगाएंगे, वी के साथ वर लगाएंगे, वी के साथ गो लगाएंगे। लेकिन भैया ये आई की कहानी नहीं समझ में आई हमको, कि कभी तो इसको ऐसा माना कि जैसे ये प्लूरल हो, होता सिंगुलर है, देखिए होता सिंगुलर है, कभी इसको माना जैसे कि ये प्लूरल हो यहाँ पर, कभी इसको ऐसे माना जैसे कि ये सिंगुलर हो, इसलिए तो वॉज लगाया, और यहाँ पर भी इसको ऐसे माना जैसे कि ये प्लूरल हो। तो भाई ये समझ में नहीं आ रहा, आई कभी आई क्या कोई वो शक्तिमान टाइप का है क्या, कोई सुपर पावर इसके पास है क्या, कभी सिंगुलर बन जाता है, प्लूरल बन जाता है, नहीं। उसका रीजन क्या है बच्चे, कि आई आपने देखा होगा कि आई का मतलब मैं होता, आमतौर पे मैं होता है ना। तो जब भी हम मैं की बात करते हैं और अगर हम लोग एक ऐसी लैंग्वेज का यूज़ करें जो स्टैंडर्ड ना हो, और जैसे हम लोग अपने दोस्तों से बात करते हैं, घरों में बात करते हैं, तो आपने देखा होगा हम मैं का यूज़ बहुत कम करते हैं। जब कभी बाहर निकलते हैं या अपने सीनियर से बात करते हैं, ऑफिस जाते हैं, कॉलेज स्कूल जाते हैं, तो वहाँ पर हम लोग की माएँ सिखाकर भेजती हैं, घर में लोग कहते हैं कि बेटा देखो हम अपनी जब बात करना ना तो मैं बोलना, हम मत बोलना कि हमें ये बहुत अच्छा लगता है, हम यहाँ पर डेली आते हैं। अदरवाइज क्योंकि हमें का मतलब क्या होता है, हमें का मतलब एक से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसका मतलब जब हम आ रहा था वी, है ना, तो उसको हम कहना क्या चाहते थे, हम उसको आई कहना चाहते थे, लेकिन हमने तब भी इसको वी कह दिया। आप अगर अपनी होली बुक्स की बात करें, चाहे आप बाइबल की बात करें, आप श्रीमद् भगवत गीता की बात करें, या इवन अगर आप बात करें कुरान की, तो जब गॉड अपने आप को एड्रेस करता है, या एक बड़ा राजा जिसके पास बहुत बड़ा साम्राज्य है, बहुत बड़ा कंट्रोल है, जब गॉड अपने आप को एड्रेस करता है तो हमेशा हम बोलता है, क्योंकि मैं में कहीं ना कहीं क्या दिखाई देता है, अहम दिखाई देता है, कि हाँ मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ। तो उसको निगेट करने के लिए गॉड हमेशा, क्योंकि पोलाइट होता है, तो गॉड और एक राजा भी, उसको भी क्या होना चाहिए, पोलाइट होना चाहिए। अगर कोई सरकार है तो उसको भी क्या होना चाहिए, पोलाइट, क्योंकि उसमें एक इंसान तो हो नहीं सकता, उसमें बाकी सारे लोग मिलकर चलाते हैं। इसलिए जब कभी मैं भी कहना होता है मैं, तब भी अच्छा तरीका क्या है, उसको हम बोलने का। यानी कि ये जो मैं और हम हैं, ये कभी डिसाइड ही नहीं हो पाता कि हम की बात करें या मैं की बात करें। और पहले भी पुरातन काल में, बहुत पहले की अगर बात करें, तो मैं की जगह हमेशा हम यूज़ किया जाता था। तो जब हम यूज़ करते थे इवन मैं के लिए भी, और ये हमेशा प्लूरल कंसीडर करते हैं इसको, तो अब कहा यह गया कि जो बीत गया भाई, जो बीत गया उसमें आप मैं को हमेशा सिंगुलर रखोगे। लेकिन जब बात होती प्रेजेंट की, जो अभी चल रहा है प्रेजेंट, जो कि सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है या पावरफुल होता है, जो भाई पास में चला गया वो तो बीत गया ना। जो फ्यूचर हमारा, उसके ऊपर कोई जोर नहीं कि फ्यूचर में क्या होगा हम नहीं जानते हैं। लेकिन हाँ, जो हम संभाल सकते हैं, जिसका हमारे पर, जिस चीज़ पर हमारा कंट्रोल है, वो क्या चीज़ है, वो प्रेजेंट है। पास्ट के बारे में कुछ नहीं कर सकते। इसलिए पास्ट को क्या कहा गया, पास्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता, इसलिए इसको एक एंटिटी दिखा देते हैं, इसलिए इसको सिंगुलर यहाँ पे मान लेते हैं। लेकिन जब हम प्रेजेंट की बात करते हैं भाई, तो आई में बहुत, मैं में बहुत ताकत होती है, और वो हम की तरह बिहेव करने लगता है। इसलिए यहाँ पर हम हैव लगाते हैं और यहाँ पर गो लगाते हैं, राइट। और वैसे भी आप इस तरीके से समझ सकते हो, दूसरे तरीके से भी समझ सकते हो कि लैंग्वेजेस में कुछ ना कुछ चेंजेस होते जाते हैं, और कोई भी नियम कायदा कानून लैंग्वेज को यूज़ करने का होता ही नहीं है। कोई भी नियम कायदा कानून लैंग्वेज को यूज़ करने का होता ही नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम यहाँ पर बात करें समोसे की, कानपुर के लोग, लखनऊ के लोग, इलाहाबाद के लोग, बनारस के लोग समोसे समोसा बोलेंगे। लेकिन अगर हम बिहार चले जाएं तो उसको हम लोग सिंघाड़ा बोलेंगे, है ना। क्या वो गलत बोल रहे हैं? नहीं। क्या हम गलत बोल रहे हैं? नहीं, बल्कि हमारे यहाँ ये सही है, उनके यहाँ ये सही है। अब जैसे मेरा एक फ्रेंड था, बिहार से बिलोंग करता था, तो वो ऐसे बोलता था कि हम यहाँ पर आ रहा हूँ, हम यहाँ पर बैठा हूँ। अपनी जगह वो सही है, लेकिन अगर स्टैंडर्ड की बात करेंगे तो हम के साथ हम यहाँ पर बैठे हैं बोलना पड़ेगा। तो जब हिंदी में हो सकता है भाइयों और बहनों भी, जब हिंदी में हो सकता है,
तो इंग्लिश भी तो एक लैंग्वेज ही है। जब हिंदी में 100-100 किलोमीटर पे जाकर आप देखें भाई, इलाहाबाद में अलग लैंग्वेज हिंदी ही बोली जा रही लेकिन अलग तरीके से बोली जाती, बनारस में अलग लैंग्वेज बोली जा रही, उसके बाद बिहार में अलग लैंग्वेज बोली जा रही, उधर चले जाओ इटावा साइड चले जाओ, आगरा चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, अलग लैंग्वेज बोली जा रही है, मुंबई चले जाओ वहां पे भी कुछ लोग हिंदी बोलते हैं लेकिन अलग तरीके की हिंदी बोली जा रही है। जब हिंदी में इतना ज्यादा डाउट्स हो सकता है तो आप ये क्यों कहते हो कि सर हमें इंग्लिश समझ में नहीं आती? क्योंकि इंग्लिश में बहुत ज्यादा डाउट्स हैं। इसलिए डाउट्स हैं क्योंकि एक लैंग्वेज है, और लैंग्वेज हमें ये देखना है। देखो लैंग्वेज के साथ कुछ भी आ सकता है, नो मैटर आप क्या लगाते हो, आई के साथ हैज लगाते हो, हैव लगाते हो, वॉज लगाते हो, वर लगाते हो, कुछ भी लगा सकते हो। लेकिन जब बात आएगी स्टैंडर्ड की, जब बात आएगी एग्जामिनेशन की, जब बात आएगी आपको क्वालिफाई करने की, सही या गलत की, कि स्टैंडर्ड अब सही गलत क्या है, वो एक मानक यानी कि एक स्टैंडर्ड तय कर दिया गया कि ये सही है गलत, बल्कि लैंग्वेज में गलत सही कुछ भी नहीं होता। तो जब एक हमने मानक तय कर दिया, एक स्टैंडर्ड बना दिया है, तो अब आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या सही और गलत। तो हमने ये पाया कि आई के साथ वॉज लगता है पास्ट में, और जब हम लोग फ्यूचर में तो विल या शैल आता है तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जब हम प्रेजेंट की बात करेंगे तो यहां पर हैव लगेगा और यहां पर गो लग जाएगा। क्लियर? तो जैसी लैंग्वेज है उसको हम उसी तरीके से देखें। और बाकी जब आप व्हेन इट कम्स टू कम्युनिकेशन, जब आप किसी से बात करो ना, तो बहुत ज्यादा ग्रामर मत चेक किया करो कि आपने सही जगह डू और डस का यूज किया, या डिड के साथ आपने कहीं सेकंड फॉर्म तो नहीं लगा दी, क्योंकि डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आने लगती है। लेकिन अगर आपने गलती से लगा भी दिया है तो कोई आपको सजा नहीं दे देगा, आपको कोई फांसी की सजा नहीं सुना देगा कि हाँ तुमने यहाँ पे डिड के साथ भैया सेकंड फॉर्म क्यों लगा दी, अब जाओ जेल सूली चढ़ जाओ, ऐसा कोई कुछ नहीं कहेगा। गलती तो होती रहती है। एक कहावत है हिंदी में, कि हिंदी में कहावत क्या है कि इंसान तो गलतियों का पुतला है, और इंग्लिश में है टू err इज ह्यूमन। टू err मतलब एरर करना, टू err इज ह्यूमन। इसको रब कर देते हैं भाई, बहुत बातें हो गई। मैं बोलता बहुत हूँ, आप लोग भी सोचते होंगे कि सर बताते एक चीज़ है, बातें बहुत करते हैं। लेकिन मैं क्या करूँ, ये मुझे इसलिए करना पड़ता है क्योंकि एक चीज़ जब आपको दिमाग में बैठानी ना, उसके बारे में सबसे ज़्यादा डिस्कशन करना पड़ेगा, विजुअलाइज करना पड़ेगा, उसके बारे में बातें करनी पड़ेंगी। और जब तक आप डिस्कशन नहीं करोगे किसी चीज़ को लेके, तो वो आप कभी याद कर ही नहीं पाओगे। तो चलते चलते हम लोग एक विचित्र सा सेंटेंस देखते हैं, उसके बाद अपने इस लेक्चर को खत्म करेंगे और सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के बारे में अगले टर्न पे इसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, जो जो चीज़ें रह गई हैं। एक जाते जाते एक सेंटेंस आप लोगों के लिए, बताना इसका मतलब क्या है, सही लिखा है गलत लिखा है। बिफोर वॉज 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 इज। सो द सेंटेंस इज बिफोर वॉज इज। जल्दी सोचिए बच्चों, इसका मतलब क्या होगा, वेदर द गिवन सेंटेंस इज राइट और रॉन्ग। क्या लगता है आपको, ये सेंटेंस सही होगा या गलत होगा? अच्छा, अगर हम ऐसे लिखें इन्वर्टेड कॉमा में, और यहां एक और कॉमा लगा दें, आपको समझ में आ रहा है इसका मतलब क्या होगा? देख लो भाई, अच्छे से देख लो, मैं हट जाता हूं। बिफोर वॉज इज। सर एक क्या सेंटेंस लिख दिया, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ये ग्रामेटिकली बिल्कुल सही सेंटेंस है, इसका मीनिंग भी है। चलो मीनिंग डिस्कस करते हैं। इसका क्या है? इसका मीनिंग है वॉज होने से पहले इज था, ये मतलब इसका। और ये बिल्कुल सही बात है। वॉज होने से पहले क्या था, इज था। यानी कि कोई भी चीज जब प्रेजेंट में होती है ना, तो जब बीत जाती है तो क्या बन जाती है, पास्ट। यानी वॉज होने से पहले क्या था, इज था, और बाद में वो क्या हो गया, वॉज हो गया। राइट? तो बिल्कुल देखो सीधा साधा इसका फंडा निकल के आ रहा है। बिफोर वॉज ऐसे समझो, बिफोर वॉज के वॉज होने से पहले, बिफोर वॉज क्या था, इज था। वॉज इज था के लिए भी यहाँ पे वॉज यहाँ पे लगा हेल्पिंग वर्ब, वॉज इज। यही वजह है कि मैंने इसको इन्वर्टेड कॉमा में नहीं लिखा, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन यहाँ पर एज ए सब्जेक्ट बात कर रहा है। देखो ये सब्जेक्ट हो गया यहाँ पर, वॉज समथिंग, और ये भी एक तरीके से ऑब्जेक्ट हो गया, ये भी कह सकते हैं। या एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, यानी कि दोनों सब्जेक्ट बन सकते हैं। हम यहाँ पर निर्धारित कर नहीं सकते एक्चुअली कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या सब्जेक्ट क्या है। तो आप बस इतना समझें कि यहाँ पर वॉज होने से पहले वॉज क्या था, इज था। तो उम्मीद है ये सेंटेंस आप सभी को समझ में आया होगा। और एक और चीज आपको बताते जाते जाते
कैन यू प्लेस इज विद यू, क्या यू के साथ इज लगा सकते हो? आईएएस के इंटरव्यू में पूछा गया था ऐसा क्वेश्चन, मैं आपको बता रहा हूं। आपको सेंटेंस को कंप्लीट करना है, यहां मैंने फुल स्टॉप लगा दिया, लेकिन यू के बाद इज आना चाहिए, शर्त ये है। और इधर उधर कुछ नहीं होना चाहिए, इधर कुछ नहीं लगा सकते आप, ये ब्लैंक है। आपको सेंटेंस की शुरुआत करनी यू से और यू के तुरंत बाद इज लगाना है। कैन यू फ्रेम ए सेंटेंस लाइक दैट? सोचिए सोचिए, बहुत इजी है, कुछ नहीं करना। यू इज ए प्रोनाउन, यही तो है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की कला, कि भाई हमें ऐसा लग रहा था कि यू सब्जेक्ट है यहां पर, लेकिन ये सब्जेक्ट यहां पर नहीं है। अगर हम इसे कहें ये सब्जेक्ट है, नहीं सब्जेक्ट यहां पर नहीं है ये, बल्कि सब्जेक्ट यहां का प्रोनाउन है। ये सब्जेक्ट है तभी तो मेरे बच्चों इज आया है। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट ये कहता है कि सब्जेक्ट को ढूंढो कहां पर है और उसके अकॉर्डिंग वर्ब को लगा दो। यू अगर सब्जेक्ट होता तो आर आता, क्योंकि यहां पर सब्जेक्ट अंत में लिखा हुआ है। प्रोनाउन की हम लोग बात कर रहे हैं कि यू, इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दो, हिंदी में नहीं समझ में आ रहा तो यू ऐसे इन्वर्ट कॉमा में, यू एक प्रोनाउन है या हैं, यू एक प्रोनाउन है, यानी कि पूरा का पूरा फोकस चला गया प्रोनाउन के ऊपर और इसके अकॉर्डिंग यहां पर इज आ गया। लेकिन अगर हम लिखते कि यू इज ए गुड बॉय, गलत होता, यू आर ए गुड बॉय, क्योंकि हम तुम्हारी बात कर रहे हैं, लेकिन यहां पर हम प्रोनाउन की बात करें। तो देखा आपने जादू, तो भाई ये लैंग्वेज का जादू है। इसी तरह हम लोग और भी जादू देखते रहेंगे, लेकिन आज के लिए इतना काफ़ी है। दिस इज ऑल फॉर द टाइम बीइंग, और मिलेंगे अगले लेक्चर में कुछ नया कॉन्सेप्ट लेके। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।